जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबका प्रभाकर सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने देखा कि हमारी पॉलिटी की कक्षाएं चल रही थी और उसमें हम एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे दोस्तों, और वो टॉपिक था हमारा क्या, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पद को लेकर के हमने बात करी, राष्ट्रपति की पदमुक्ति कैसे होती है उसको लेकर के हमने बात करी, महाभियोग की प्रक्रिया को हमने समझा, महाभियोग किस प्रकार से लगाया जाएगा वो हमने देखा, ठीक है ना। किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 56 में महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा इसका वर्णन है, और अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा प्रक्रिया के क्या आधार है। तो संसद के किसी भी सदन में प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है, या लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। केवल उसके दो शर्तें हैं। दो शर्तें क्या, पहली शर्त है कि 14 दिन पूर्व का राष्ट्रपति को वो दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, मैसेज दिया जाएगा। 14 दिन पूर्व का राष्ट्रपति को एक नोटिस जाता है, ठीक। और सदन के जो 1/4 सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होना अनिवार्य है, तब जाकर के उस प्रस्ताव को उस सदन के पटल पर रखा जाता है। उसके बाद उस प्रस्ताव पर मतदान होगा, और मतदान के लिए मैंने आपको बताया था कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, जो कि हमारा तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत था, उसके आधार पर प्रस्ताव पारित होगा। और फिर एक सदन में यदि पारित हो गया तो फिर उसके बाद वही प्रस्ताव जो है अगले सदन में जाएगा। अगले सदन में मान लीजिए लोकसभा में पहले हो गया तो फिर राज्यसभा में जाएगा, यदि राज्यसभा में पहले हो गया तो लोकसभा में जाएगा, ठीक। और यही सेम प्रक्रिया यहां भी अपनाई जाएगी, 2/3 बहुमत से इसको पारित कराया जाएगा, और उसके बाद राष्ट्रपति को पदमुक्त होने के लिए कौन ऑर्डर करेगा। कल मैंने आपको बताया था कोई ऑर्डर नहीं करेगा, राष्ट्रपति स्वतः पदमुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, और ये कहा गया था कि सदन में महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पदमुक्त होने का आदेश पारित करते हैं। स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, देखो सवाल बड़े अच्छे से पूछे जाते हैं और सिंपल होते हैं। यदि हम थोड़ा सा ध्यान से चीजों को पढ़ें तो चीजें करी जा सकती हैं। मेन चीज क्या है ना कि ध्यान से हम लोग करते नहीं है और फिर लगता है कि यार ये कहां से पूछ दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछता है, वो सिलेबस से बाहर जाके नहीं पूछता है, पूछता सिलेबस का ही जो है, जो सिलेबस एक डिफाइंड सिलेबस दिया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसी सिलेबस के फॉर्मेट से ही वो चीजों को पूछते हैं और वहां पे चीजें चलती हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों पर। इस पर बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। मैंने आपको बताया था कल कि 3 प्रकार की राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली है प्रशासनिक शक्ति, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है ना हमारे देश का। प्रशासनिक शक्ति के बाद दूसरी है हमारी विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक है। और तीसरी है हमारी, बड़ी महत्वपूर्ण है, ये है वीटो पावर, वीटो शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वीटो शक्ति, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रपति के निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। तो ये है राष्ट्रपति की वीटो पावर, ठीक है ना। कोई भी कानून बनने से पूर्व उस बिल पर सदन में चर्चा होती है, सदन में वो बिल पारित किया जाता है, उसके बाद वो बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं कोई भी बिल कानून नहीं बन पाता है। तो कानून बनने की जो अंतिम प्रक्रिया है वो यही है कि राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने देखा। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में, विधायी शक्तियों के बारे में, और देखेंगे कि क्या राष्ट्रपति की वीटो पावर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। कैसे देश का राष्ट्रपति संपूर्ण देश का शासन चलाता है, ठीक है ना। तो प्रशासनिक शक्तियों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। प्रशासनिक शक्ति, किसकी प्रशासनिक शक्ति? राष्ट्रपति की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी,
जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये हमारा किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में ये वर्णित है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी दोस्तों? मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इस मंत्री परिषद का प्रमुख होगा, और यही मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी, और इसी सलाह के अनुरूप राष्ट्रपति जो है कार्रवाइयों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। मैंने आपको बताया था 1976 का 42वां संविधान संशोधन बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन था। 42वां संशोधन 1976, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और इसी संशोधन के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। जब मूल कर्तव्य की हमारी क्लासेस हुई थी तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ड्यूटीज जो थी हमारी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर उनको जोड़ा गया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और उसमें ये जो क्लॉज था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तो उसमें जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये इसमें इस संशोधन के तहत जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया, सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि इस मंत्री परिषद की सलाह जो है ये अनिवार्य है, और इसी के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। आप समझिए कितना बड़ा क्लॉज था ये इसमें जोड़ दिया गया। प्रधानमंत्री की पावर को देखिए आप, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा, उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो इसका मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, कि जो सलाह प्रधानमंत्री देंगे उस अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेगा। समझ रहे हैं आप? तो प्रधानमंत्री की शक्तियों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद वास्तविक सत्ता का पद है, और वास्तविक सत्ता का केंद्र है, जो हमारे देश के संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। अब उसके बाद ये तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, और इसी क्रम में 44वां संविधान संशोधन हुआ। देखिए अभी कहानी यही नहीं रुकी। 44वां संशोधन हुआ 1978 में, ठीक 2 साल के बाद। 76 में 42वां हुआ, 78 में 44वां हुआ, और इसमें यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। समझिएगा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को, कौन सी सलाह? जो सलाह के अनुसार मंत्री परिषद कार्य करेगा। अगर मान लीजिए मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी, तो राष्ट्रपति उस सलाह को दोबारा मंत्री परिषद को लौटा सकता है कि आप एक बार इस पर पुनर्विचार कीजिए कि जो आप सलाह दे रहे हैं क्या वो ठीक है, क्या उसमें इस तरीके के परिवर्तन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति अपने भी कुछ पॉइंट्स रखेगा। ठीक, पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को लौटा दिया, और यदि उस पर मंत्री परिषद ने बिना किसी चेंजेस किए, बिना उस प्रस्ताव को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा, तो फिर राष्ट्रपति दस्तखत करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। केवल एक बार मंत्री परिषद के पास लौटाया जा सकता है। दोबारा यदि मंत्री परिषद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति को भेजती है, तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब कि यदि पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह मंत्री परिषद देगी, उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। ये बात जोड़ी गई 44वें संविधान संशोधन 1978 में, कि राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यता बांध दी गई कि मंत्री परिषद ने जो सलाह दी है एक बार आप पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, और यदि पुनर्विचार के बाद वो सलाह दोबारा आती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, दोबारा से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री को किस प्रकार से पावरफुल बनाया गया। इस प्रकार से यदि हम देखें तो राष्ट्रपति की शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की शक्तियां हैं। जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। ठीक है, ये चीज आपने समझी। अनुच्छेद 74 क्लॉज 1, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस हुए, अमेंडमेंट हुए 1976 में और 1978 में। उन चेंजेस को हमने देखा, समझा, और अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों के बारे में। वो तो एक मैंने जनरल क्लॉज बताया था आपको कि मंत्री परिषद और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार से ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद
हम बात करेंगे प्रशासनिक शक्तियों की, तो आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53, 52 मैंने आपको बताया था पहले कि 52 में क्या है, राष्ट्रपति के पद का वर्णन है कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किसमें, अनुच्छेद 52 में। 53 में क्या है कि इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर, संघ की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद उसके नाम से भारत का शासन चलाया जाएगा। पीएम की नियुक्ति करना, ये प्रशासनिक शक्तियां हैं। पीएम की नियुक्ति करना, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना, और ये मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होगी ये पीएम की सलाह पर होगी। पीएम जिसको बताएंगे उसको जो है राष्ट्रपति मंत्री नियुक्त कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सशस्त्र बल का सर्वोच्च कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है उनके ऊपर सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, प्रधानमंत्री के पास यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। और विभिन्न डिप्लोमेटिक पावर्स भी, जो कूटनीतिक शक्तियां हैं वो हमारी राष्ट्रपति को दी गई हैं। कूटनीतिक शक्तियां मतलब जो भी विदेशों के साथ जो भी भारत के किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित होंगे उन संबंधों के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार है, और राष्ट्रपति के नाम से ही सारे संधियां और समझौते होते हैं। ठीक है ना, प्रधानमंत्री जी जाते हैं कई देशों के दौरे करते हैं, उसके बाद जो भी संधियां होती हैं, जो भी हस्ताक्षर होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। ठीक है ना, तो ये राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां हैं। लेकिन आप समझिएगा कि इन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। और इस मंत्रिपरिषद का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई कूटनीतिक शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है और ये सारी चीजें हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। अब जो राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, राष्ट्रपति कैसे शासन चलाता है, जो भी हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं उनका सबका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से होता है। ठीक, उनका टर्मिनेशन राष्ट्रपति के ऑफिस से होता है, तो उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। वो राज्यों में उनको डिप्लॉय किया जाता है, राज्यों में वो शासन को आप देखते हैं, ब्यूरोक्रेटिक जो ऑफिसर्स होते हैं किस प्रकार से राज्य के शासन व्यवस्था में उनका एक अपना योगदान है और उस कड़ी का एक अहम हिस्सा है। और उनकी जो सर्वोच्च कमांडर है, सुप्रीम कमांडर, वो हमारे राष्ट्रपति महोदय है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों को देखा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और राष्ट्रपति की वीटो पावर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकते हैं, समय का अभाव है और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा और जहां भी कोई भी कंफ्यूजन आए उसको दूर करने का प्रयास करिएगा। सरल भाषा में आपको चीजों को डिलीवर कर रहा हूं, लक्ष्मीकांत बुक का संपूर्ण निचोड़ है। ठीक है, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी, समय समय पर आपका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है ना, पूरा शेड्यूल आपके सामने रहेगा और आशा करता हूं कि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अधिक से अधिक युवाओं तक इसको पहुंचाइएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि हर एक युवा के पास ये कंटेंट पहुंचे जो बड़ी से बड़ी महंगी कोचिंग संस्थानों में, बड़े मेट्रोपोलिस शहरों में आकर के चीजों को नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, वो घर बैठे अपने फोन पर ही तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, डिजिटल मीडिया का आजकल जमाना है, यूट्यूब पर उसका हर बच्चे का एक्सेस है, तो उसका एक सदुपयोग करे और अच्छी चीजें उसके पास पहुंचे, अच्छा कंटेंट उसके पास पहुंचे। यही एक मेरा प्रयोग है दोस्तों। आशा करता हूं कि ये चीजें सफल होंगी और हम लोग अपनी इस जो हमारा क्रम है इसको हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।